नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 के विषय में। राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है संचार माध्यमों को समझें या संचार माध्यमों को समझना। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस अध्याय में हम क्या क्या विशेष रूप से देखने या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे संचार माध्यम और तकनीकों के विषय में। दोस्तों, हम जानते हैं कि सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग को हम मीडिया कहते हैं, है ना। मीडिया जो है दोस्तों, वो अंग्रेजी भाषा के यानी इंग्लिश के एक शब्द मीडियम शब्द का बहुवचन है, यानी कि प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। दोस्तों, जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी यानी कि जो तकनीक है वो निरंतर बदलती रहती है ना, और बदलते जा रही है। आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से जो है इसमें खासा परिवर्तन और बदलाव हुए हैं। दोस्तों, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अति आधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमें सहायता यानी कि मदद मिलती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1940 की यानी 1914 की 40 की, तो उस दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ जाने से जो पत्रकारिता थी उस समय की, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव यानी कि चेंजेस आया था, ठीक है ना। टेलीवाइज़र यानी जिसे हम आज टेलीविज़न के नाम से जानते हैं, टीवी के नाम से जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसका जो आविष्कार है वो जॉन एल बैड ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने जो है अपना ये जो आविष्कार था उसको प्रदर्शित किया था। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि टीवी में जो हमें चित्र दिखाई देते हैं वो केबल के द्वारा सैटेलाइट, मतलब मेन जो है उसके लिए सैटेलाइट है, सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से हमें बहुत दूर दूर क्षेत्रों तक जो है वो आसानी से पहुंच जाता है नेटवर्क, और हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद में हम इसमें जानेंगे अध्याय में संचार माध्यम और धन के विषय में। दोस्तों, जनसंचार द्वारा उपयोग में आने वाली विभिन्न तकनीकें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है ना, उसमें अधिक खर्च होता है, ठीक है ना। टीवी स्टूडियो की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लाइट्स होते हैं, कैमरे होते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ होता है ना, यंत्र होते हैं, और सैटेलाइट तो है ही, और इन सब का जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वह भी हम इस अध्याय में देखेंगे। अधिकांश टीवी चैनल जो हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, वो किसी भी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं, ठीक है ना। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन, जैसे कि चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना, क्रीम का एडवर्टाइजमेंट हो गया, आप देखते हैं कहीं पे मकान बेचना है, कोई कॉलोनी बन रही है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया, मोबाइल फ़ोन के एड्स हो गए, इन सब चीज़ों से ये जो है पैसे कमाते हैं। दोस्तों, टीवी चैनल में जो एड्स आते हैं, हम देखते हैं जब भी कोई सीरियल या मूवी देख रहे होते हैं या न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो बीच बीच में एड्स आते हैं, तो इसमें जो 10 सेकंड के लिए भी एड्स आते हैं ना, इसका भी हमें जो मतलब जो लोग एड्स देते हैं उसका भी उन्हें मूल्य देना पड़ता है, ठीक है ना, जो उसकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे होता है ना। समय के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 1,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये के बीच में पड़ सकता है, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद में हम इस अध्याय में जानेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र के विषय में। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी कि मीडिया जो होती है ना, उसको हम हमारी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मीडिया है ये हमें सरकार के कामों को भी बताती है, ठीक है ना। संतुलित रिपोर्ट क्या होती है? वो रिपोर्ट होती है जिसमें कभी भी विषय पर, मतलब किसी भी विषय पर हमें हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर जानते हैं तो आप उसमें संपादकीय से भी परिचित होंगे, है ना, एडिटोरियल सेक्शन जो आता है, तो अगर नहीं भी है तो आप देखिएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र संचार माध्यमों से क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि जो उनके द्वारा दिए हुए समाचार हैं उनको कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें हम आज के अध्याय में देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम ड्राफ्ट तैयार किए जाने जैसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि कुछ खास सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान केंद्रित करके जो है संचार माध्यम जो होता है वो हमारे विचारों, भावनाओं और जो हमारे एक्शंस है, हमारी एक्शंस यानी कि हमारे कार्य हैं, उनको वो प्रभावित करता है, यानी उनको अफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है उस पर अपना, ठीक है ना। हमारा ध्यान उन विषयों की ओर जो है वो अट्रैक्ट किया जाता है जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है ना।
और इसके अलावा हम कुछ स्थानीय संचार माध्यमों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनका रिलेशन जो है वो सामान्य लोगों से होता है, जिन्हें हम आम आदमी या कॉमन पीपल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और गांव घर से संबंधित बताते हैं। इसके अलावा अंत में इस अध्याय में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञापनों के विषय में, ठीक है ना। सरकार या फिर कोई प्राइवेट संस्थान यानी कि निजी संस्थान या निजी संस्थाएं ऐसे भी कुछ विज्ञापन बनाती है दोस्तों, जिससे कि समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, है ना, एक बड़ा मैसेज छोड़ दिया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में एक मुद्दा जो बहुत ज़ोरों पर है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो आप देखते हैं जगह जगह जो है इसके होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि वैक्सीनेशन आपको लेना ज़रूरी है ना, सभी लोग वैक्सीन लें, स्वस्थ रहें, गंदगी ना फैलाएं आदि स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो है ये विज्ञापन है जो आप इस समय देख सकते हैं। इसे सामाजिक विज्ञापन कहा जाता है या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ से, ठीक है ना। और एक इंट्रो मैंने आपको हल्का सा दिया कि इस अध्याय में जो है हम क्या कुछ है जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि टेलीविज़न पर आपका पसंदीदार प्रोग्राम कौन सा है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर टेलीविज़न पे आपका पसंदीदार यानी कि फेवरेट सीरियल कौन सा है, कौन सा प्रोग्राम है, या कोई मूवी है जो आप देखना पसंद करते हैं, या आपको न्यूज़ सुनना पसंद है। जो भी हो जवाब आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, कौन से अखबार या पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन्स हैं जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न भी दिया हुआ है, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। आज के समय में कौन इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं करता होगा, है ना। सभी लोग मुझे लगता है इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। चाहे आपके मन की कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, आप सबका उत्तर खोजने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये जो वीडियो अभी आप देख पा रहे हैं इसके लिए भी आपने इंटरनेट का यूज़ किया हुआ है ना। क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी और अखबार, इंटरनेट और अन्य संचार के साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं ये सारी ही चीज़ें जो हैं मीडिया शब्द के अंतर्गत आती है। मीडिया शब्द क्या होता है? मीडिया का अर्थ होता है दोस्तों जो हमें माध्यमों के बारे में बताए, ठीक है ना। मीडिया जो शब्द है यह माध्यम शब्द जो है यानी कि जो मीडियम शब्द है उसी का प्लूरल यानी कि बहुवचन है। हमें जानने को मौका मिलेगा कि ये जो मीडिया है वो किस तरह से जो है काम करता है और कैसे हमारी जो रोज़मर्रा की घटनाएं हैं, रोज़मर्रा की जीवनचर्या है हमारी दैनिक, उसको यह प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। क्या हम किसी एक ऐसी चीज़ को दोस्तों याद कर सकते हैं जो हमने इस सप्ताह यानी कि इस वीक इन संचार के माध्यमों से सीखी हो, यानी कि इंटरनेट से, टीवी से या फिर अखबार से? जो भी हो आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चाहे वो हमारी दुकान हो जो कि किसी मेले में लगी हो, या फिर टीवी के कार्यक्रम जो आते हैं, हम सभी चीज़ों को देखते हैं और इन सब को संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जा सकता है। दोस्तों मीडिया जो है यह अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, ठीक है ना। और इसका जो तात्पर्य है वो उन विभिन्न तरीकों से हैं जिनके द्वारा हम आज समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। मीडियम का अर्थ जो है वो होता है माध्यम, क्योंकि दोस्तों मीडिया का संदर्भ जो है ना यानी कि जो इसका रेफरेंस है वो संचार माध्यमों से है, ठीक है। इसलिए हर चीज़, जैसे कि मैं बात करूं कि हम फ़ोन पर बात करते हैं, है ना, तो फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को जो है वो मीडिया कहा जा सकता है। दोस्तों टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया जो है वह कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में जो अगली हेडिंग है वो है संचार माध्यम और तकनीक, ठीक है ना। तो आइए इस पैराग्राफ को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप यह चित्र देखिए जो दाईं ओर दिया हुआ है इस पृष्ठ के। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, ठीक है ना। दोस्तों हमारे लिए सामान्य तौर पर जो संचार माध्यम है उनके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। एक पल को सोच कर देखिए कि मान लीजिए मोबाइल फ़ोन नहीं होते तब क्या होता, या आज अगर मोबाइल फ़ोन आज से बंद कर दिए जाएं अभी से तब क्या होगा। ये कल्पना कर पाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि आज के समय में बढ़ती ज़रूरतों के साथ साथ जो भी हम
संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, खास करके ऐसे जो कि मीडिया से संबंधित हैं, इस पर हमारी निर्भरता जो है वो पूरी तरह से जो है बढ़ गई है ना। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे कि मोबाइल के बिना जीवन तो ये संभव ही नहीं है ना। यदि हमें मोबाइल की आवश्यकता हो और 10 या 15 मिनट के लिए भी हमारे हाथ में मोबाइल नहीं आए तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी हमें महती आवश्यकता है। कंप्यूटर्स, इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। इनके बिना आज का जो आधुनिक युग है, जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, उसकी कल्पना करना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो हैं हम पे बहुत गहरा असर छोड़ रही हैं प्रतिदिन, ठीक है ना। लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में दोस्तों जो है वो शुरू हुए हैं, यह पहले से नहीं थे, ठीक है ना। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 साल भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है, ठीक है ना। यानी प्रतिदिन प्रतिपल जो है प्रौद्योगिकी में जो है परिवर्तन आते जा रहे हैं, चेंजेस आते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, मोबाइल को ही ले लीजिए, लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल जो हैं वो आए दिन हमें एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाते हैं, और ज़्यादा स्लिमेस्ट फ़ोन, और ज़्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ में, है ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस टॉपिक को आपको समझाने के लिए। मैं आपको जब भी उदाहरण देता हूँ तो प्रयास रहता है कि आपको वही उदाहरण दूँ जिससे आप परिचित हैं, है ना, ताकि आप आसानी से विषय वस्तु को समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो जो है ये लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे न्यूज़पेपर की बात करें हम, अखबार हो गए या पत्रिकाएं हो गई जो कि मैगजीन्स जिन्हें हम कहते हैं, इनमें ये इनकी छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बोला है कि आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है। दोस्तों आगे पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से ही संबंधित है। जो संचार माध्यम में तकनीक उपयोग में लाई जाती है उसी से ये संबंधित है। दोस्तों नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे हमें यह पता चलेगा कि पिछले साल में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण यह जो है बदलती जा रही है। दोस्तों तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अति आधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है, ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सभी प्रकार की सुविधाएं सभी सर्वसाधारण के लिए धीरे धीरे उपलब्ध होने लगती हैं। दोस्तों इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में क्या आया है? सुधार आया है और आता भी है, ठीक है ना। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि आज हमारे टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। टेलीविज़न के ही कारण यानी टीवी के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी एक हीरो और हीरोइन ने अपने फिल्म की जो शूटिंग है, अपने गाने की जो शूटिंग है वो लंदन में जाके की है, तो आप अपने घर बैठकर लंदन के वो सीन्स देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना सॉन्ग शूट किया है। खबरों में आप देखते ही हैं, है ना, पूरे देश दुनिया समाज की खबरें हमें जो है न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिल जाती है। तो टीवी के बिना हमारा जीवन जो है वो कल्पना करना आज के लिए असंभव सा प्रतीत होता है ना। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों को समाचार और मनोरंजक कार्यक्रमों में देख पाते हैं, ठीक है ना। हम टीवी पर अक्सर जो कार्टून देखते हैं या देखते थे या अभी भी देखते हैं वो अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये शायद जानकारी पहले नहीं पता होगी कि जो भी हम अधिकतर कार्टून देखते हैं वो जापान और अमेरिका के होते हैं। हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत ही पास ला दिया है, ठीक है ना। इससे पहले जब टेलीविज़न नहीं था तो हमारे अमेरिका इतना नज़दीक नहीं था, है ना, लंदन इतना नज़दीक नहीं था। कहने का तात्पर्य अभिप्राय मेरा उसकी भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मीडिया के आ जाने से हमें जो है चीज़ें बहुत ही नज़दीक दिखाई पड़ती है। आज हमसे कोई भी अमेरिका के विषय में बात करता है तो हम उससे आश्चर्यजनक दृष्टि से उसको देखते हुए प्रश्न नहीं पूछते कि अमेरिका, ये शब्द तो पहली बार सुना है ना। ऐसा तो नहीं होता। दोस्तों आप देखिए इस चित्र को, ये जो चित्र आप देख रहे हैं
1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ गया था। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था और जो पत्रकारिता होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे जो पत्रकार लोग होते हैं है ना, खबरें इकट्ठा करते हैं अलग अलग जगह से जो है अखबारों में, फिर हमें वही खबरें पढ़ने को मिलती है। ठीक है ना, उन सब की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ गया था। ठीक है, संचार माध्यम और धन, यह जो है हमारा अगला शीर्षक है। दोस्तों, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अलग अलग तकनीकें यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही खर्चीली होती है। जैसा कि मैंने आपको इस अध्याय के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इसमें खर्चा जो है वह बहुत लगता है। ठीक है ना, बात करें अगर हम टेलीविज़न्स पर आने वाले प्रोग्रामों की, ठीक है, तो उसमें देखिए ना कितना आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से जो है वो सीनों को जो है फिल्माया जाता है ना। तो ऑब्वियसली उसका खर्चा तो लगना ही है और महंगी महंगी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ना। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है ना, वहाँ पे कितनी सारी लाइट्स होती हैं, कैमरे होते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। ठीक है ना, और संप्रेषण के लिए सैटेलाइट्स आदि उपयोग में आते हैं। इन सभी का मूल्य जो है दोस्तों वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है ना, यह बहुत ही खर्चीला होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जैसे कि प्रसारण में सहायक कुछ लोग, है ना, उनको दिया जाता है। इसमें वो लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, यानी लाइट्स वगैरह फिक्स करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन खर्च होता है, यानी बहुत सारा धन जो है वो व्यय करना पड़ता है। और इन्हीं खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, और इसी के परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो है भाग होते हैं। ठीक है ना, आपके संपर्क में कोई व्यक्ति है जो अपना खुद का टीवी चैनल चलाता है ना, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका खर्च बहुत होता है, कोई अकेला व्यक्ति वहन नहीं कर पाता। दोस्तों, आप देखिए ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना, इसको टेलीवाइज़र कहते हैं। ये टेलीविज़न जो अभी आप देख रहे हैं, टीवी देखा करते हैं, उसका प्रारंभिक रूप हुआ करता था। और इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बैड, जिनका ये आविष्कार है। दोस्तों, इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है ना। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई आपका टीवी सीरियल देखना है, आप देखते हैं कि जब वो टीवी पे फिल्माया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके बीच में कुछ एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ठीक है ना, ये एडवर्टाइजमेंट्स हमें उनके प्रोडक्टों के बारे में तो जागरूक करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उन चैनल वालों का जिनके चैनल्स हैं, है ना, जिनका सीरियल है, उनकी आय का भी एक साधन होता है। ठीक है ना, विभिन्न वस्तुओं के जो विज्ञापन दिए जाते हैं, इनसे बदले में उससे पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं कारों के एड्स आते हैं, ठीक है ना, चॉकलेट्स के ऐड आते हैं, डेयरी मिल्क, किटकैट, 5 स्टार वगैरह, कपड़ों के एड्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन के एड्स आते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये ध्यान दिया है दोस्तों कि जो हमारा प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम होता है, जो हमें बहुत पसंद है, उसको देखते हुए हमें ऐसे अनेक विज्ञापन भी देखने पड़ते हैं। ठीक है ना, टेलीविज़न पर जब क्रिकेट का मैच देखते हैं तो हर ओवर के बाद बार बार ये विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह बार बार हम इन छवियों को देखते रहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र। ठीक है दोस्तों, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में पड़ता है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक टीवी चैनल सीरियल है जो कि बहुत ही फेमस है, आप चाहते हैं कि उसके बीच में आपका ऐड आए, या क्रिकेट का मैच चल रहा है उसके बीच में आपके किसी प्रोडक्ट का ऐड आए, तो वहाँ पे उसकी कीमत यहाँ पर जो है बताई गई है कि 1000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में एक खर्च पड़ेगा। ठीक है ना, हम इसके आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि विज्ञानों की बार बार आवृत्ति इसी आशा से की जाती है कि हर बार जाकर हम विज्ञापित वस्तु ही खरीदें। भाई, जब हमसे कोई पूछता है, जब हम कोई पेस्ट लेने जाते हैं, टूथपेस्ट लेने जाते हैं, तो जैसा कि हमने बहुत सारे एड्स देखे हैं, तो हम कोलगेट ही प्रेफर करते हैं। अधिकतर लोग जो है वो कोलगेट प्रेफर करते हैं अपना टूथपेस्ट, है ना। तो ये कैसे हमें पता चला, इसका हम उपयोग क्यों कर रहे हैं इतने समय से,
क्योंकि इसके एड्स हमारे सामने आते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्सर जो ब्यूटी क्रीम्स यूज़ की जाती है उनका नाम बताइए, तो आप हो सकता है संभावना है 95% से अधिक की फेयर एंड लवली का नाम ले। क्यों? क्योंकि इसके एड्स जो है वो आपने देखे हुए हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एड्स हमारे जीवन पे कितना असर डालते हैं। अब अगली हेडिंग जो है वो हम दोस्तों जानते हैं, जो है संचार माध्यम और लोकतंत्र। दोस्तों लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, हम पहले उस उदाहरण को समझते हैं, उदाहरण से चीज़ें और आसान हो जाती हैं। दोस्तों संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं, और ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक रूप से विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज के समय में तो कितने सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल है, ट्विटर है, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है, जिसका उपयोग अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं, है ना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। अलग अलग तरह के हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी आप परिचित होंगे ही, ठीक है ना, ऐसी उम्मीद है। आप यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं, ये अलग अलग मैगजीन्स, किताबें रखी हुई है जो अपने अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई गई है, और माध्यम कई तरह की जानकारियाँ जो है हमें इनके द्वारा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है ना। इनको देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी जो है वो संतुलित होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इनकी भूमिका इसीलिए तो महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जानकारी है वो संतुलित होनी चाहिए। अगले पृष्ठ पर दोस्तों हमें एक समाचार पत्र के 2 विभिन्न रूपों को पढ़ना है जो दिए गए हैं। संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है, इससे हमें समझ में आएगा। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों अखबारों की जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं चित्र, इनको मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और सबसे पहले जो है मैं इसे पढ़ता हूँ आपके सामने, जिसका शीर्षक है प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। दोस्तों ये एक ही खबर को जो है 2 अलग अलग अखबारों के पृष्ठ के द्वारा जो है बताया गया है, ठीक है ना। एक जो है वो राधिका मलिक ने लिखा है जो है INN से, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो आर्टिकल छपा है डेली न्यूज़ सर्विस से। तो देखिए ये दोनों को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो किस प्रकार का असर जो है हमारे मस्तिष्क पर इन खबरों को पढ़ने से पड़ता है। और जब आप ये जान जाएंगे कि कितना और कैसे प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं, जबकि खबर एक ही है, तो आप समझ पाएंगे कि इनका कितना महत्व होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों ये खबर थी एक। अब दूसरी खबर देखिए जो भी इसी खबर के बारे में है, लेकिन शब्द अलग हैं। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि यह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दोस्तों
रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि यदि हम इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का हमें एक ही पक्ष पता चलेगा, है ना, एक ही सिक्के का एक ही पहलू हम देख पाएंगे। और यदि हमने न्यूज़ ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल पढ़ा है, जो अभी लास्ट में मैंने पढ़ा है ना, तो हमें विरोधियों की बातें व्यर्थ में उत्पात लगती हैं, ठीक है ना। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना हमारे मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। और दूसरी ओर यदि हमने इंडिया वैली पढ़ा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मैंने शायद संभवतः गलत बोल दिया था, जो लास्ट में मैंने पढ़ा है वो इंडिया वैली होगा। तो हम जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग जो है अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास जो हैं अपर्याप्त हैं। दोस्तों, इन दोनों में से जो है एक भी विवरण जो है वो संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट क्या होती है? संतुलित रिपोर्ट दोस्तों उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, ठीक है ना। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों की बातें जो है सुनी जाएगी, दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी जो मत है, जो अपनी अपनी राय है, उन्हें जो है दिखाने का प्रयास किया जाता है खबरों में, और उस रिपोर्ट को कहते हैं संतुलित रिपोर्ट। दोस्तों, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, ठीक है ना। मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, और मेरे उस फैक्ट्री से दोस्तों जो है केमिकल वेस्ट निकल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। लोग इसके खिलाफ आंदोलन पे उतर आए हैं, है ना, लोग क्या है, सड़कों पर उतर आ गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद करा दी जाए। अब ऐसे में जो अखबार वाला है, जो उस समय का सबसे पॉपुलर और चर्चित अखबार है, उसका जो मेन है वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, और मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई मेरी फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी न्यूज़ तुम्हें नहीं डालना है। और अगर वो मेरी बात मान के ऐसा कर लेता है तो लोगों तक की सच्चाई पहुँच नहीं पाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर संचार माध्यम स्वतंत्र है तभी वह संतुलित रिपोर्ट जो है वह लिख पाता है। दोस्तों, समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे, ठीक है ना, किसी के भी निर्देशक के अंतर्गत वो काम नहीं करे। जब वो समाचार लिख रहे होते हैं उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं, ये वह स्वयं से तय करे। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था दोस्तों कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है कि जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो बहुत ही विश्वसनीय हो और तटस्थ हो, ठीक है ना। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी से फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स क्या है? फैक्ट यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं ज़रूर जानेंगे। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि सरकार का उन पर नियंत्रण है, ठीक है ना। जब कोई सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय यानी हम लोगों तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है ना। कोई जानकारी मान लीजिए किसी फिल्म में दर्शाई गई है जिसमें सरकार के काम करने के तरीके को थोड़े अलग ढंग से या गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा सरकार को लगता है, तो वो उस सीन को वहाँ से हटा देते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 यानी कि ये 2 वर्षों का रहा। ये समय था आपातकाल का। सरकार दोस्तों यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल जो है दोस्तों अधिकांश जो है समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, है ना, और इसके कारण बहुत जटिल है। उन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम इस बॉक्स में दी गई जानकारी को पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है टीवी हमारे साथ क्या क्या करता है, क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत से घरों में अधिकांश समय जो है वो टेलीविज़न यानी कि टीवी जो है चलता ही रहता है, और हमारे चारों ओर की जो दुनिया है इसके बारे में हमारे बहुत से विचार, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमें टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं कि टीवी पे हम क्या देख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है यह टीवी। हमारे विचार में यह हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है?
दोस्तों टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, है ना, इससे तो आप परिचित होंगी। वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। और दोस्तों हमारे विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती। टीवी में हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीब, यह एक प्रश्न हमसे पूछा गया है। दोस्तों हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण को, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे विश्वासों और हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है, यह हमें जानने की ज़रूरत है। दोस्तों साथ ही साथ हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही यह दिखाता है, यानी कि जो दिखा रहा है उसके नज़रिए से हम देखते हैं। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देती है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी एक संसार है ऐसा जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि समाचार पत्र जो हैं संतुलित विवरण देने में जो है असफल रहते हैं, यानी कि संतुलित रिपोर्ट नहीं दे पाते, और इसके जो कुछ कारण हैं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल यानी कि कठिन है। ठीक है ना दोस्तों, संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। ठीक है ना, कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। ठीक है ना, वह इसके बदले में उन्हें शायद धन देते होंगे। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और इसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए दोस्तों व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। दोस्तों इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा, और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब दोस्तों अगला शीर्षक है मसौदा तैयार किया जाना। ठीक है ना, ये क्या होता है आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों आए दिन जो है दुनिया में बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं। अब इनमें से किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है ना, मान लीजिए कल आप खेलने गए और गिर गए तो ये खबर अखबार में तो नहीं आएगी। ठीक है ना, इसी के आधार पर यह तय कर देते हैं वो कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है और क्या नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार पत्र में दिए जाने योग्य तो नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ जाए, जिन्हें हम आमंत्रित करें चीफ गेस्ट के रूप में, मान लीजिए आपने ऋतिक रोशन को बुला लिया, तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषय ऐसे हैं दोस्तों जिन पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम जो है वो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और कार्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने यानी हमारे विचारों को बनाने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या फिर एजेंडा तय करते हैं। ठीक है ना दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और इस तरह हमें कोला पेय यानी जो कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। दोस्तों वैसे भी हमें जो है जब गर्मी के दिन आते हैं, है ना, जैसे कि अब
ठंड का मौसम आएगा और उसके बाद में फिर गर्मी का मौसम आएगा, है ना, मार्च अप्रैल मई जून। तो उस मौसम में हमें वैसे भी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, जिनका हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, ये हमें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बॉडी यानी जो हमारा शरीर है, इसका जो तापमान है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और यदि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जब हमें गर्मी लगती है, तो तब क्या होता है, यहाँ पर विषय आया इसलिए जानकारी दे रहा हूँ आपको, तो हमारे शरीर का तापमान अचानक से कम हो जाता है और वातावरण के तापमान और हमारे शरीर के तापमान में भारी अंतर हो जाने की वजह से हमें और अधिक गर्मी लगती है, ठीक है ना। तो गर्मी में आप चाय पी लें भले ही से, तो वो आपके लिए जो है आपके तापमान को, शरीर के तापमान को थोड़ा बढ़ा देगा, जिससे आपको गर्मी कम लगेगी और आपके लीवर को नुकसान भी नहीं होगा, है ना। हमारे शरीर को नुकसान होता है ये सब कीटनाशकों से भरी हुई चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीने में, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि कई बार जो है ऐसी घटनाएं जो है हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में जो है वो असफल रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमें उनके बारे में बताया गया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। हर वर्ष दोस्तों जो है लोगों के लिए, हजारों लोग जो है यहाँ पर लिखा है कष्ट सहते हैं, है ना। उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता और वह मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। दोस्तों फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम रूप में ही जो है चर्चा करते हुए दिखाई देता है। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूप आकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया, पर किसी ने उस पर जो है ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। जो हम खबरें पढ़ते हैं, जो खबरें हमें दिखाई जाएंगी, है ना, उसी के आधार पर जो है हम अपने विचारधारा को जो है प्रकट करते हैं, है ना, रखते हैं लोगों के समक्ष, लोगों के सामने, ठीक है ना। तो अगर हमारे सामने खबरें ही नहीं आएंगी या हमें खबरें ही नहीं मिलेगी, संतुलित रिपोर्ट जिसकी चर्चा ऊपर की गई है, तो हम जो है वह कैसे अपनी सरकार के प्रति जो है या अपने समाज के प्रति जो है जागरूक हो सकते हैं। इसके बाद ये बॉक्स को देखिए, यहाँ पे लिखा है स्थानीय संचार माध्यम। दोस्तों यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह जो है वह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थिति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीक की ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दोस्तों दूसरा उदाहरण जो है वो खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वो महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। दोस्तों डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जिसे हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसके नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे हमने ये अध्याय पढ़ा वैसे वैसे हमें यह बात समझ में आई है और आते जा रही है। दोस्तों क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर हमें ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हम समाचार पत्र से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें और यह एक पक्षीय हो सकती है, इसे भी ध्यान में रखें।
हमें समाचार पत्र के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ दिया गया है आदि। ये सामाजिक विज्ञापन देख सकते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। लिखा हुआ है रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे दिया है उत्तर रेलवे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है यह सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि ये प्रश्न दिया हुआ है। अब अध्याय को अगर जब हम समझ लेते हैं ना तो बड़े आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसे हम 3 से 4 तथ्यों में देख सकते हैं। जैसे एक, संचार माध्यमों से जो है नागरिक यह जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है ना। दूसरा कि जैसे इन समाचारों वेब आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं वे लोग, है ना। और तीसरा ये कि जैसे संबंधित जो भी मंत्री है उस खबर से संबंधित उसको पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, है ना, जिससे कि सरकार पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह उसको वो सरकार से वह कर सकते हैं, ताकि सरकार की नज़रों में यह सब चीज़ें आ जाए, है ना, कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर जो है आप दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस अध्याय के अंत में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, शब्द संकलन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ शब्द जो हैं आपकी किताब में अंत में दिए होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब उनको जान लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है प्रकाशित। दोस्तों इससे तात्पर्य जो है वो समाचार रिपोर्ट, लेख, साक्षात्कार, विवरण आदि से होता है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग जो हैं वह पढ़ सकें। ठीक है ना। इसके बाद में है अगला, जैसे कि सेंसरशिप। तो इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है दोस्तों जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। इसके बाद में आता है प्रसारण। प्रसारण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इस पाठ में इस शब्द का उपयोग जो है वो टीवी या फिर रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। आप जानते हैं कि पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में टीवी देखी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में अगला शब्द है सार्वजनिक विरोध। इससे क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसमें विशाल संख्या में लोग एक साथ एकजुट होकर के किसी भी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान या सड़कों को अवरुद्ध करके किया जा सकता है या किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। ये अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे सब लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इन सारी जानकारी को बहुत गहराई से, गंभीरता से, है ना। और दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।